सुशांत ने धीरे से खुशी की शर्ट की जिप को छेड़ा था। खुशी घबराकर पीछे हटी थी। सुशांत, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। अगर हम पकड़े गए तो? अगर कोई यहाँ आ गया तो? अगर मेरे माँ बाप को पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो क्या होगा? तुम्हें तो पता है ना मेरे पापा कितने पहुँच वाले हैं। खुशी अभी तक परेशानी के आलम में थी, जबकि सुशांत भावनाओं से भरा हुआ था। यार खुशी, कम ऑन, कब तक परेशान रहोगी? हम शादी कर चुके हैं। देखो, तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर है, फिर किस बात का डर है? सुशांत इस नए रिश्ते का एहसास खुशी को दिलाना चाहता था, जिसके कारण वो इस वक्त तो पूरी तरह मदहोशी में था। सुशांत, शादी तो हमने कर ली है, लेकिन तुम जानते हो ना कि मेरे माँ बाप कभी शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। पापा तो तुम्हारा नाम सुनकर ही गुस्से से लाल हो जाते हैं, और अब तो तुम मेरे पति बन चुके हो। न जाने वो गुस्से में क्या कर बैठेंगे। खुशी, आखिर कब तक यही बातें करती रहोगी? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हम दोनों एक हो चुके हैं, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम पति पत्नी हैं। 7 फेरे लेकर हमने मंदिर में शादी की है। ये मंगलसूत्र इस बात की गवाही है कि तुम अब 7 जन्मों तक मेरी हो। तुम्हारे पापा कितने ही प्रभावशाली क्यों ना हो, वो शादी जैसे बंधन को ठुकरा नहीं सकते। सुशांत ने बात पूरी करते ही अपने होंठों को खुशी के होंठों पर रख दिया था। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन सुशांत अब उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता था। वो जानता था कि खुशी इस वक्त बहुत डरी हुई है, और अगर उसने खुशी को अपनी मोहब्बत की पनाहों में नहीं जकड़ा तो वो इसी तरह की बातें करती रहेगी, और कम से कम वो आज की ये रात बर्बाद करना नहीं चाहता था। खुशी को पाने के लिए उसने हर हद पार की थी। अपने माँ बाप का घर छोड़कर वो खुशी के साथ इस दूसरे शहर, नई जगह आ गया था ताकि वो अपनी मोहब्बत को पा सके। लेकिन खुशी बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। कुछ देर तक वो खुशी की सांसों के साथ उलझता रहा, और फिर उसने धीरे से खुशी को बिस्तर पर लिटा दिया। सुशांत, क्या कर रहे हो तुम? खुशी खुद को छुड़वाना चाहती थी, लेकिन सुशांत पर तो खुमारी छाई हुई थी। खुशी सुशांत की बाहों में मचलने लगी, जबकि सुशांत पर मदहोशी सवार होने लगी। आंखों में शरारत भरकर कहने लगा, यार खुशी, इतनी तो नादान मत बनो। वही कर रहा हूँ जो हर पति अपनी पत्नी के साथ करता है। लेकिन खुशी अभी इस रिश्ते को शुरू करने के लिए तन और मन दोनों से तैयार नहीं थी। खुशी का मन किसी भी तौर पर तैयार नहीं था कि वो अपना तन सुशांत को सौंप दे, और उसके दिलो दिमाग में एक ही जंग छिड़ी हुई थी। हालांकि अब तो सुशांत उसका पति बन चुका था। उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरकर, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाकर उसे अपना बना चुका था, और इसीलिए खुशी ने सुशांत को पीछे धक्का देते हुए कहा, सुशांत, भले ही हमारी शादी हो चुकी है और ये हमारी शादी की पहली रात है, लेकिन तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि किन हालातों में हमारी शादी हुई है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने रिश्ते की शुरुआत पूरे मन से करूँ, जब मेरे दिलो दिमाग में कोई भी डर ना हो। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप का डर सता रहा है। अगर उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? एक क़यामत खड़ी हो जाएगी। मुझे तो डर है कि मेरे पापा कहीं तुम्हारी जान के भी दुश्मन ना बन जाएं। वो अपनी शादी की पहली रात को यादगार बनाना चाहता था और किसी भी तौर पर ख़राब करना नहीं चाहता था, और खुशी के डर से इस रोमांटिक रात का सत्यानाश हो रहा था। कम ऑन यार, आज हमारी वेडिंग नाइट है। तुम क्यों इस तरह बर्ताव कर रही हो जैसे कोई छोटी बच्ची हो? ये तो तुम्हें शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब जबकि हम पति पत्नी बन चुके हैं तो तुम्हें नहीं मालूम कि शादी के बाद क्या होता है? तुमने मुझसे शादी क्यों की है? ताकि सारा वक्त तुम अपने माँ बाप से डरी रहो। सुशांत पीछे हटते हुए खुशी की आंखों में देख रहा था। उसे खुशी पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जो बार बार एक ही रट लगाए बैठी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। लेकिन, और फिर खुशी बोलते बोलते चुप हो गई। अगर मोहब्बत करती हो तो लेकिन बेकिन कुछ नहीं। सुशांत ने उसे दोबारा अपनी बाहों में जकड़ा। बस आज की रात मेरी हो जाओ। आज तुम और मैं हैं। देखो, हम दोनों के सिवा और कोई नहीं। रात का सन्नाटा है और अब मेरे लिए खुद को तुमसे दूर रखना बहुत मुश्किल है। अब बस दोबारा कोई बहाना ना करो। खुशी को समझाते हुए वो खुद उसके पास हो गया था। सुशांत की उंगलियां खुशी के बदन पर गुस्ताखियां करने लगी थीं और खुशी के बदन में बिजलियां सी दौड़ने लगी थीं। अब इस मोहब्बत भरे स्पर्श से भागना खुशी के लिए नामुमकिन था। खुशी ने खुद को सुशांत की बाहों में सौंप दिया था। थोड़ी ही देर बाद सारी परेशानियों को भूलकर वो मोहब्बत के समंदर में डूब चुकी थी। वही मोहब्बत जिसे पाने के लिए उसने अपने माँ बाप के घर की दहलीज लांघी थी। सुशांत को पाने के लिए उसने हर हद पार की थी।
धीरे धीरे रात बीत रही थी और वे दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। मोहब्बत ने अपनी मंजिल पा ली थी, लेकिन कौन जानता था कि ऐसी मोहब्बतों का अंजाम कितना भयानक होता है। सारी रात वे दोनों एक दूसरे के साथ रहे थे और फिर अगली सुबह चिड़ियों के चहचहाने से खुशी की आंख खुली थी। वो सुशांत के पहलू में सुशांत के बाजू पर सर रखे सो रही थी। जब आंख खुली तो हड़बड़ाकर उठ बैठी। रात का एक एक सीन उसकी आंखों के सामने घूम गया था और शर्म से उसके गाल तक लाल हो गए थे। अचानक ही उसे सुशांत पर प्यार आ गया और उसने सुशांत के माथे को चूम लिया। खुशी के होंठों का स्पर्श पाते ही सुशांत ने भी अपनी आंखें खोल दी थीं। खुशी को अपने सामने यूं हंसता मुस्कुराता देखकर सुशांत भी मुस्कुरा दिया था और उसे दोबारा से अपनी बाहों में भर लिया था। उसके माथे पर प्यार करते हुए कहने लगा, खुशी मेरी जान, अब कैसा महसूस कर रही हो? रात तो तुम इतना डर रही थी कि एक पल के लिए तो तुमने मेरा मूड ही ख़राब कर दिया था। यार, अब तुम मेरी पत्नी हो तो डरने की क्या ज़रूरत है? जो होगा हम दोनों मिलकर हालात को फेस करेंगे। और ये सच भी था कि खुशी के दिल में अब कोई डर नहीं था। जो वहम थे वो धीरे धीरे निकल गए थे, क्योंकि सुशांत उसके साथ था। सुशांत का प्यार खुशी की सबसे बड़ी ताकत था। खुशी कहने लगी, सुशांत, मुझे अब किसी बात का डर नहीं, क्योंकि मैं तन और मन से तुम्हारी हो चुकी हूँ। लेकिन बस एक वादा करो, कभी मुझे बीच मझधार में छोड़कर मत जाना, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा गुजारा नहीं। तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं कहाँ जाऊँगी? अब तो तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं, क्योंकि मैं अपने सभी रिश्तों को बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। खुशी की आंखों में अनदेखे डर सर उठाने लगे थे, लेकिन सुशांत जल्दी से उठकर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों की मजबूत पकड़ में लेकर कहने लगा, खुशी, सुशांत मर तो सकता है, लेकिन अपनी खुशी की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा। ये कहकर सुशांत ने खुशी को अपने साथ लगाकर उसे तसल्ली दी। ये दोनों की ज़िंदगी की नई शुरुआत थी और पहली सुबह थी जो बहुत ही रोशन थी। सुबह होते ही सुशांत ने खुशी से कहा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और खाने पीने का इंतजाम करता हूँ, तुम यही मेरा इंतज़ार करना। ये एक छोटा सा एक कमरे का मकान था जिसे सुशांत ने अपने दोस्त की मदद से किराए पर लिया था। खुशी घबराकर कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन सुशांत ने मना कर दिया। वो कहने लगा, तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे पापा के कितने ऊंचे संबंध हैं। अब तक वो यहीं कहीं शहरों की पुलिस को खबर कर चुके होंगे कि तुम लापता हो, और अगर किसी ने भी तुम्हें देख लिया तो बड़ी परेशानी होगी। तुम्हारे पापा अपनी पावर और पोजीशन का खूब इस्तेमाल करेंगे। सुशांत ने उसे बाहर निकलने के लिए सख्ती से मना किया और कुछ ज़रूरी सामान लेने का कहकर चला गया। खुशी को भी सुशांत की बात समझ में आ गई थी और उसने सुशांत को घर से बाहर अकेले भेज दिया और कमरे के दरवाजे को अंदर से अच्छे से बंद कर लिया और घर की साफ सफाई में लग गई। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां आगे की तरफ बढ़ती गईं और समय गुजरता चला गया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। न सुशांत वापस लौटा था, न उसका फ़ोन आया था। यहाँ तक कि रात का अंधेरा फैलने लगा था, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। रात के वक्त खुशी को बहुत डर महसूस हो रहा था। वो रो रही थी, परेशान हो रही थी, लेकिन किसी को भी अपना मसला नहीं कह सकती थी। उसके आसपास कोई भी तो नहीं था। वो सारी रात यूं ही परेशानी के आलम में जागती रही थी और फिर अगली सुबह का सूरज निकल आया था। न चाहते हुए भी वो चादर ओढ़कर मुँह छिपा सुशांत की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन बहुत तलाश करने के बावजूद उसे सुशांत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और ऐसे ही दूसरा दिन भी गुजर गया और फिर उसके कान में उसके पापा की बात सुनाई दी कि ये लड़का 4 दिन ऐश करने के बाद तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। ये तुमसे नहीं, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारी दौलत से प्यार करता है। ये जानता है कि तुम्हारा बाप एक हाई प्रोफाइल इंसान है, इसलिए ये तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है। उसके पापा ने कई बार ये बात दोहराई थी और अब जब सुशांत का कुछ पता नहीं था तब यही बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। क्या वाकई सुशांत उसे छोड़कर चला गया था? दूसरा दिन भी अपने अंत को पहुंचा था और खुशी वापस उसी एक कमरे के घर में बैठी थी। तीसरा दिन भी पूरी तरह से निकल गया था और सुशांत वापस नहीं आया था। खुशी को ना चाहते हुए भी इस बात पर यकीन करना पड़ा कि सुशांत उसे छोड़कर चला गया है। शायद उसने उसे धोखा दे दिया था। उसके पापा यही तो कहते थे कि निचली जात का लड़का है, कब तुम्हें मुंह के बल गिराएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। खुशी पूरा दिन रोती रही थी। उसके पास जो पैसे थे वे इतने थे कि वो महीने 2 महीने तक अपना गुजारा चला सकती थी। वो घर से अपना गहना और पैसे लेकर निकली थी और वो गहने और पैसे खुशी के पास जैसे के तैसे पड़े थे। सुशांत ने तो बाहर जाने से पहले भी खुशी से एक पैसा भी नहीं मांगा था
और ना ही उसकी किसी चीज़ को हाथ लगाया था। फिर वो कैसे ये मान लेती कि सुशांत ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि अगर सुशांत के मन में फरेब होता, उसे धोखा देना होता, तो सबसे पहले वो खुशी के जेवर और उसके पैसों पर हाथ साफ करता और उसके साथ कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता रहने के बाद अपने तन की प्यास बुझाता, उसके बाद ही खुशी को छोड़कर जाता। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही सुशांत घर से गायब हो चुका था। खुशी के किसी भी सामान को हाथ भी नहीं लगाया था और इसीलिए खुशी ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि सुशांत उसे धोखा देकर जा चुका है। डर के मारे खुशी का दिल जोरों से धड़कने लगा था। पता नहीं क्यों उसे अनजाने डर सताने लगे थे और फिर वो भगवान के चरणों में जाकर बैठ गई और रो रोकर सुशांत की सलामती और उसकी वापसी की दुआएं करने लगी। अगर सुशांत को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, यही सोच सोच कर उसका दिल हौल रहा था। उसने फैसला कर लिया कि वो इसी घर में रहकर सुशांत का इंतजार करेगी। उसके पास इतने पैसे और जेवर थे कि वो कुछ महीनों तक अपना गुजारा कर सकती थी। इसलिए उसने वापस जाने का फैसला न करते हुए इसी घर में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। उसके लिए ये बहुत मुश्किल ज़रूर था, क्योंकि हर पल उसे सुशांत की याद सताती थी। सुशांत के साथ बिताए वो पल उसे अंदर ही अंदर तड़पाते थे। आसपास के लोग उस पर नजरें जमाए बैठे थे। सब लोग उसे शक भरी नज़रों से देखते थे, क्योंकि अनजान जगह थी, अनजान लोग थे और यूँ किसी अनजान लड़की का रहना शक में डाल रहा था। और इसीलिए कितने ही गैर मर्द उस पर नजरें जमाए बैठे थे। हर वक्त तो खुद को असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन वो सुशांत की वापसी का इंतजार करना चाहती थी। 20-25 दिन ही गुजरे थे कि खुशी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मजबूरी में वो एक डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जो खबर सुनाई वो सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो उम्मीद से हो चुकी थी। वो सुशांत के बच्चे की माँ बनने वाली थी, जबकि सुशांत का कोई अता पता नहीं था। खुशी के पास तो शादी का भी कोई सबूत नहीं था। उसने और सुशांत ने एक मंदिर में रात के अंधेरे में जाकर शादी की थी और फिर सुशांत उसे दूसरे शहर में ले आया था। वो किसको क्या कहती, क्या बताती कि ये बच्चा किसका है। अगर वापस जाती तो उसके माँ बाप को शायद यकीन भी न होता कि वो शादी करके लौटी है। और अब ये बच्चा, ये तो जैसे उसके लिए एक नई परीक्षा थी। खुशी सारा वक्त इस खुशखबरी पर रोती रहती थी और सुशांत की वापसी की दुआएं करती थी। लेकिन 15 दिन और गुजर गए थे और सुशांत लौट कर नहीं आया। उसके पास जो पैसे थे वे अब ख़त्म होने वाले थे। उसके पेट में सुशांत का बच्चा था और अब इस नए शहर में और दिन गुजारना उसके लिए असंभव हो गया था। मजबूरी में उसने वापसी का टिकट लिया और अपने शहर वापस चली गई। अपने पापा के दरवाजे पर पहुंचकर वो फूट फूट कर रोई। ये वही दरवाज़ा था जिस पर उसने दोबारा कभी कदम न रखने का सोचा था और इसीलिए तो वो सुशांत के साथ यहाँ से भागी थी। लेकिन अब वो दोबारा उसी दहलीज पर थी। खुशी को देखते ही उसके पापा ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया था, जबकि माँ ने उसे प्यार से अपने सीने से लगा लिया। बड़ी मुश्किल से उसे अपने ही घर में जगह मिली थी और जब उसके माँ बाप को ये पता चला कि वो उम्मीद से है तो उसके पापा ने साफ कह दिया कि वे उसका अबॉर्शन करवा देंगे। वे ऐसे बच्चे के नाना नहीं बनना चाहते जिसका बाप नीच जाति से संबंध रखता था। खुशी के पापा ने साफ साफ कह दिया कि वे जल्दी ही उसे दोबारा किसी के साथ विदा कर देंगे। खुशी सारा समय रोती हुई कमरे में बंद रहती थी और फिर यहाँ तक कि उसका बच्चा खुद ब खुद गिर गया। मानसिक यातनाओं ने उसके बच्चे की जान ले ली थी। उसके पापा ने खुद उसकी शादी अपने अमीर कारोबारी दोस्त के बेटे से तय कर दी। उसकी शादी का दिन सर पर आ गया था और ये बात सिर्फ उसे और उसके माँ बाप को कि वो सुशांत से शादीशुदा है। वो दोबारा दुल्हन बनकर खड़ी थी। दिल अजीब ढंग से धड़क रहा था। न जाने क्यों उसका दिल शादी के लिए राजी नहीं था। वो अब भी सुशांत की वापसी का इंतजार कर रही थी। हालांकि उसने ये मान लिया था कि जरूर सुशांत ने उसे धोखा दिया है। खैर, शादी का समय आ गया था। बारात भी आ चुकी थी। वो बड़े बोझल दिल के साथ मंडप तक पहुंची थी। दिल बार बार उसे मलामत कर रहा था कि सुशांत की पत्नी होते हुए भी वो कैसे किसी और के साथ शादी कर सकती है। मगर फिर वहीं उसे सुशांत की बेवफाई का भी ख्याल आ रहा था, जो उसे एक अजनबी शहर में छोड़कर खुद न जाने कहाँ चला गया था। इन्हीं सब सोचों के बीच फेरे लेने का समय आया तो जैसे ही वो खड़ी हुई उसके कदमों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि सामने ही वो चीखें मार मार कर रोना चाहती थी। सोच रही थी कि किस्मत ने मेरे साथ ये क्या खेल खेला था। मैं उस समय को कोसने लगी जब मैंने सुशांत से मोहब्बत की थी। मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा अमीर थे। मेरे पापा एक राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते थे। इकलौती बेटी होने की वजह से मुझे इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं जिस चीज़ पर हाथ रखती वो मुझे मिल जाती। लेकिन कभी कभी इंसान का यही घमंड उसे चूर चूर कर देता है,
क्योंकि जिस लड़के से मुझे प्यार हुआ मैं चाहकर भी उसे हासिल न कर सकती थी। और जब ये बात मेरे पापा को पता चली कि मैं सुशांत से प्यार करती हूँ, तो पापा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में धक्का दिया था और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, क्योंकि मैंने वो गलती की थी जो हमारे जात के लोगों में बहुत बड़ा पाप समझी जाती थी। हम ऊंची जाति के लोग थे और मैंने जिस लड़के से प्यार किया था वो हमसे कम जाति का था। काश कि मुझे पता होता कि ये जात पात का भेदभाव हमारी मोहब्बत को निगल जाएगा, तो मैं कभी भी प्यार जैसी गलती न करती, या प्यार करने से पहले जात पात देख लेती। लेकिन मोहब्बत इतना वक्त कहाँ देती है। मैंने भी जब पहली बार सुशांत को देखा तो वो खुद ब खुद मेरे दिल में उतर गया। उसके लिए मेरे दिल में अब अपने आप ही जज्बात पैदा हो गए। काश कि मुझे पता होता कि मेरी जात हमारी मोहब्बत के लिए कितनी बड़ी दीवार है, तो मैं मोहब्बत करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेती। लेकिन अब तो मुझे सुशांत से मोहब्बत हो गई थी। अब क्या हो सकता था। मुझे लगा था कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। प्यार मोहब्बत से उन्हें समझाऊंगी, मनाऊंगी तो वो लोग राज़ी हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त मेरे हैरत की हद न रही जब मेरे पापा ने न सिर्फ मेरे मुंह पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़े, बल्कि मुझे मेरे ही कमरे में कैद कर दिया। मेरे वे पापा जो मुझे सर आँखों पर बिठाते थे, जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मेरी जरा सी तकलीफ़ पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। आज जात पात की वजह से वे मुझ पर हाथ उठा चुके थे। मैं अपने कमरे में कैद आंसू बहा रही थी। न मेरे पापा को मुझ पर तरस आया था और ना ही मेरी माँ को रहम, क्योंकि उनके नज़दीक मैं एक पापी लड़की थी जिसने नीच जाति के लड़के को अहमियत देने की कोशिश की थी। सारा वक्त मैं रोती रहती थी। सुशांत से संपर्क करने का भी मेरे पास कोई जरिया नहीं था। मेरे पास मोबाइल नहीं था और ना ही कोई और जरिया। और ऐसे ही दोपहर से रात और रात से अगला दिन निकल गया था। अगली सुबह मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो पापा मेरे सामने खड़े थे। कहने लगे, उस लड़के की मोहब्बत का भूत उतर गया या अब भी तुम्हें उससे मोहब्बत है। उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मुझे लगा अगर मैं कहूँगी कि मेरे दिल से सुशांत की मोहब्बत कभी नहीं निकल सकती, तो वे फिर से मुझे सारी ज़िंदगी इसी तरह कैद रखेंगे। और इसीलिए मैंने झूठ का सहारा लिया और अपने पापा के आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने पापा से कहा कि मुझ पर रहम खाएं। मुझे अब किसी से मोहब्बत नहीं है, लेकिन मैं इस बंद कमरे में नहीं रह सकती। पापा ने कहा कि मैं तुम्हें कमरे से तो निकाल दूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेजूंगा। तुम्हारी 12वीं कक्षा की परीक्षा थी, मैंने सोचा था इसके बाद तुम्हें दूसरे शहर भेजूंगा ताकि तुम खूब पढ़ लिख सको, लेकिन अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। 12वीं कक्षा के तुरंत बाद मैं उसके बेटे के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगा। पापा की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई थी। सुशांत के सिवा मैं किसी और का ख्याल भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उस वक्त मेरी खामोशी ही मेरे बेहतर भविष्य की जमानत थी, इसीलिए मैं खामोश हो गई। मगर जैसे ही पापा ने मुझे परीक्षा देने के लिए स्कूल जाने की इजाज़त दी, तो मैं तुरंत सुशांत के पास आ गई और उसे सब कुछ बता दिया। वो पहले ही मेरे लिए बहुत परेशान था, कई बार मेरे घर भी आया था। उसने बताया कि मेरे पापा ने उसे मार पीट कर भगा दिया था। उसके माथे पर मौजूद निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि मेरे पापा अपनी ऊंची जाति के घमंड में किसी भी हद तक जा सकते थे। फिर मेरे पापा के हाथ बहुत ऊपर तक थे। वे बहुत पैसे वाले होने के साथ साथ बहुत संबंध भी रखते थे, इसलिए मुझे सुशांत की ज़िंदगी की चिंता होने लगी थी। मुझे डर था कि कहीं मेरे पापा उसे कोई नुकसान न पहुंचा दें, इसलिए मैंने हमारे इस रिश्ते को दुनिया की नज़रों से छिपा लिया था। मैं छुप छुप कर सुशांत से मिलने लगी थी, लेकिन ये चोरी छिपे की मोहब्बत भी ज़्यादा दिन छुप न सकी। मेरे पापा ने न जाने किस किस को मुखबिर के तौर पर छोड़ रखा था कि उन्हें ये खबर मिल गई कि मैं अब भी सुशांत के साथ संबंध में हूँ। और फिर उन्होंने मुझे आखिरी बार ये बात समझाई थी कि अब अगर मैं सुशांत के साथ नज़र आई तो वे न केवल मेरी टांगें तोड़ देंगे, बल्कि सुशांत को भी जलाकर रख देंगे। और इसीलिए मैंने सुशांत से बात करना ही ख़त्म कर दिया। मैं चुपके चुपके भी उससे मुलाकातें नहीं करती थी। मैंने बस उसे पेपर पर यह बात लिखकर बता दी थी कि अगर वो मुझसे कोई संबंध रखेगा तो उसकी जान को खतरा होगा। और फिर एक दिन सुशांत ने मुझे एक चिट्ठी लिखकर किसी लड़की से भिजवाई, जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें दूर ले जाना चाहता हूँ। हम दूर कहीं जाकर शादी कर लेंगे। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। हम किसी के हाथ नहीं आएंगे। बस तुम मेरे साथ चलने के लिए हाँ कह दो। सुशांत की बात पढ़ने के बाद तो मेरी जान ही निकल गई थी। मुझे अपने पापा के बारे में अच्छे से अंदाज़ा था, इसलिए मैंने उसे इनकार कर दिया। लेकिन वो बार बार इसी तरह के ख़त मुझे भेजता रहा। और फिर जब मुझे पता चला कि मेरे पापा अपने किसी कारोबारी दोस्त के बेटे के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर रहे हैं, तो मुझसे ना रहा गया। मैं सुशांत के अलावा किसी और की हो ही नहीं सकती थी, इसलिए रात के अंधेरे में
सारे गार्ड से छुपते छुपाते मैं घर की पिछली दीवार फांद कर फरार हो गई थी और सुशांत मुझे लेकर सीधा रेलवे स्टेशन आ पहुंचा था। मुझे बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन सुशांत ने मुझे तसल्ली दी थी। वो कहने लगा, मेरे माँ बाप गाँव गए हुए हैं, इसलिए घर पर ताला है। मैं तुम्हें लेकर दूसरे शहर भी चला जाऊँ तो मुझे अपने घर वालों की फिक्र नहीं होगी। मुझे ये चिंता नहीं होगी कि मेरे पीछे मेरे घर वालों के साथ कुछ बुरा होगा। वे सब के सब गाँव गए हैं और हमारे गाँव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पास पड़ोस वालों को भी हमारे गांव की खबर नहीं है कि हम किस गांव से संबंध रखते हैं। सुशांत ने मुझे हर तरह से संतुष्ट किया था और फिर हम दूसरे शहर पहुंच गए थे। वहां पहुंचते ही सुशांत ने पहले एक मंदिर में मुझसे शादी की थी और उसके बाद वो अपने एक दोस्त के जरिए एक घर का इंतजाम कर चुका था, इसलिए वो सीधा मुझे उस घर ले गया था। लेकिन वहाँ जाकर भी मुझे तसल्ली नहीं थी। बार बार ये डर सता रहा था कि अगर मेरे माँ बाप ने मुझे ढूंढ लिया तो सुशांत के साथ न जाने क्या करेंगे। मेरे पापा बार बार यही कहते थे कि सुशांत हमारी बराबरी का नहीं है, ऐसे लोग धोखा देते हैं। वो भी बस तुमसे अपना मतलब पूरा करेगा और तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा। लेकिन मैं सुशांत से मोहब्बत करती थी, इसलिए मुझे उस पर अंधा भरोसा था। मैंने खुद को सुशांत के हवाले कर दिया था और वो मुझ पर अपनी बेइंतहा मोहब्बत लुटाने लगा था। लेकिन ये मोहब्बत बस एक रात के लिए ही थी, क्योंकि अगले दिन सुशांत न जाने कहाँ गायब हो गया था और फिर आने वाले 2 महीने मेरी ज़िंदगी में बहुत ही दुख भरे थे। मैंने सुशांत के बिना उस दूसरे शहर में बहुत मुश्किल से दिन गुजारे थे। सारी सारी रात मैं इस डर से जागती रहती थी कि कहीं कोई गैर मर्द मेरे घर में न घुस आए। आसपास के लोगों को ये खबर थी कि मैं यहाँ अकेली हूँ, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा डर लगा रहता था। और फिर जब मैं उम्मीद से हुई तो मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता ना बचा कि मैं वापस अपने घर चली जाती। और फिर जब मैं अपने घर गई तो मेरे पापा ने न सिर्फ मेरे ऊपर हाथ उठाया बल्कि मेरी मोहब्बत का भी खूब मजाक बनाया और वापस मेरा रिश्ता उसी लड़के के साथ तय कर दिया जिसके साथ मेरे रिश्ते की पहले बात चल रही थी। मेरी प्रेगनेंसी नेचुरली तौर रूप से गिर गई थी और मैं इस दूसरी शादी के लिए मजबूर थी। बहुत मुश्किल से मैं दुल्हन बनी थी और मंडप पर पहुंची थी। दिल बार बार सुशांत को पुकार रहा था। मैं अपनी ही सोचों में मगन थी और जब फेरे लेने का समय आया और पंडित जी ने खड़े होने को कहा तो मैं खड़ी हो गई। लेकिन सामने जो दृश्य देखा, मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई थी। सुशांत मेरे सामने खड़ा था और फटी फटी निगाहों से मुझे देख रहा था। पूरे 3 महीने बाद हम एक दूसरे के सामने थे और वो भी इस तरह कि मैं किसी और की पत्नी बनने जा रही थी, जबकि मैं पहले से सुशांत की पत्नी थी। सुशांत आगे आया और गुस्से से चिल्लाकर कहने लगा, ये तुम क्या कर रही हो खुशी? तुम मेरी पत्नी हो, हमने शादी की है, तो फिर तुम कैसे किसी और के साथ शादी कर सकती हो? ये बात सुनकर मेरे पापा ने गुस्से से सुशांत की ओर देखा और फिर गार्ड्स को कहा कि वो सुशांत को उठाकर बाहर फेंक दें। लेकिन मैं मंडप से उतरकर भागी और सुशांत से लिपट गई। मैंने पापा से कहा कि ये मेरा पति है, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, कम से कम मुझे इससे ये तो पूछने दें कि वो इतने अरसे कहाँ था। मेरी बात सुनकर सुशांत कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े वगैरह खरीदने गया था, लेकिन फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं बहुत बुरी तरह हादसे का शिकार हुआ था। कुछ लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। सिर पर चोट लगने की वजह से मैं कोमा में चला गया था। 2 महीने से सरकारी अस्पताल में कोमा में पड़ा था और फिर जब मुझे होश आया तब मैं तुम्हारी तलाश करने लगा और फिर तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचा। लेकिन मुझे ये खबर नहीं थी कि मैं उसके पीछे किसी दूसरे मर्द से शादी के लिए हाँ कह दूँगी। सुशांत की बात सुनकर मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मुझे लगा तुमने मुझसे बेवफाई की है, इसीलिए मैं वापस यहाँ आ गई थी। मेरे पापा ने गुस्से से गार्ड्स को बुलाया और कहने लगे, इस लड़के को यहाँ से दूर फेंको। और मुझे गुस्से से देखते हुए कहने लगे, जाओ फेरे लो, सब मेहमानों में तमाशा बन रहा है। पापा का गुस्सा चरम पर था, मगर तब तक वो दूसरा व्यक्ति जो मेरा पति बनने जा रहा था वो सच्चाई जान चुका था। कहने लगा, जब खुशी और सुशांत पति पत्नी हैं तो फिर मैं खुशी के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। बारात वापस लौट गई थी। मेरे पापा ने सुशांत को बहुत मारा पीटा। गार्ड्स ने भी उसे बहुत मारा था, लेकिन मैं उसे बचाने की कोशिश करती रही। यहाँ तक कि मेरी माँ बीच में आई और फिर मेरी माँ ने मेरे पापा से विनती की कि इस शादी को कबूल कर लें। पापा बिल्कुल भी राजी नहीं थे, लेकिन माँ ने अपना वास्ता देकर उन्हें राजी किया था और पापा ने मुझे सुशांत के साथ घर से निकाल दिया और मुझसे अपना हर रिश्ता ख़त्म कर लिया था। मैं सुशांत के साथ उसके घर पहुँच गई थी। हम दोनों ने एक नई ज़िंदगी शुरू की थी। मुझे सुशांत से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी थी कि मैंने उसे बेवफा समझा था।
मैंने उसकी मोहब्बत पर भरोसा न करके दूसरी शादी करने जा रही थी। अगर सुशांत कुछ देर और कर देता तो शायद मैं किसी और की पत्नी बन जाती। शायद मैं किसी और के साथ वो संबंध बना लेती जो सिर्फ और सिर्फ सुशांत का हक था। लेकिन शुक्र था कि आज हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि जात पात का फ़र्क कुछ नहीं होता। अगर इंसान को मोहब्बत हो तो वो किसी भी जात के इंसान से रिश्ता जोड़ सकता है। रिश्ते मोहब्बतों की बुनियाद पर कायम होने चाहिए, ना कि जात पात की बुनियाद पर। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।